जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो शरीर मुरझा जाता है और मर जाता है। यूक्रेन इसे किसी और से बेहतर जानता है और अब यह रूसी युद्ध मशीन के दिल को निशाना बना रहा है। रूस यूक्रेन के रिकॉर्ड संख्या में हो रहे गहराई तक किए जा रहे हमलों को रोकने में असमर्थ है, जिससे उसे हृदय गति रुकने की स्थिति में धकेला जा रहा है। लेकिन यहाँ वो बात है जिसकी पुतिन ने कभी उम्मीद नहीं की थी। जिस देश को वो लंबे समय से नाजियों द्वारा चलाया गया बताता रहा है, वही देश अब रूस के खिलाफ वही अमेरिकी रणनीति अपना रहा है जिसने नाजी जर्मनी को तोड़ दिया था। आखिरकार बात उसी सबक पर आती है जो रूस ने 2026 में कड़ी कीमत चुकाकर सीखा। रूस बड़ा है लेकिन यूक्रेन की गहराई तक हमला करने की रणनीति को नहीं रोक सकता। यूक्रेन पहले भी रूस के सैन्य औद्योगिक परिसर को निशाना बनाने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई है। लंबी दूरी की ड्रोन तकनीक में प्रगति से यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र में गहराई तक हमले कर तेल सुविधाओं, फैक्ट्रियों और सैन्य उपकरणों को नष्ट किया है। लेकिन 2026 अलग है। हमले अब भी हो रहे हैं, लेकिन ये पहले से कहीं ज्यादा गहराई तक जा रहे हैं और पहले से कहीं ज्यादा लगातार हो रहे हैं। यूक्रेन ने अलग थलग हमले करने से लेकर बार बार लक्ष्यों पर हमला करना शुरू कर दिया है और वो इतनी नियमितता से ये कर रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मार्च 2026 इस मामले में यूक्रेन के लिए एक शानदार महीना रहा। इस महीने यूक्रेन ने दोनों में से किसी भी देश द्वारा छोड़े गए ड्रोन की संख्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि यूक्रेन ने अपने 7000 से अधिक लंबी दूरी के मानव रहित हवाई वाहनों को रूस में भेजा। ड्रोन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे, उन्होंने रूस में टुआप्से, ओम्स्क, पर्म और चेल्याबिंस्क जैसे क्षेत्रों के मुख्य तेल व औद्योगिक ढांचों को निशाना बनाया। और जो हम यहाँ देख रहे हैं वो ये है कि यूक्रेन ने इतिहास से सीखा है। औद्योगिक केंद्र को नष्ट कर दो और तुम दुश्मन को पंगु बना दोगे। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका और उसके सहयोगियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के खिलाफ किया था। रूस के साथ जो हो रहा है वो दो तरह से वैसा ही है जैसा नाजियों के साथ हुआ था। बुनियादी ढांचे पर बढ़ते हमले उनमें से एक है और हम इस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये रूस के लिए सब कुछ बदल देता है। हालांकि मित्र देशों ने नाजी उद्योग की धड़कन को सिर्फ उसके केंद्र पर हमला करके ही नहीं, बल्कि उसे चलाए रखने वाली आपूर्ति रेखाएं काटकर भी उतना ही ठप कर दिया था। चलिए 1939 में चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही ब्रिटेन ने नाजी जर्मनी की नाकाबंदी कर दी। यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक के मार्क हैरिसन कहते हैं कि यह नाकाबंदी, जो अपेक्षाकृत बिना खून खराबे के थी और ब्रिटेन की प्रभावशाली नौसेना द्वारा समर्थित थी, उसने जर्मन युद्ध बेड़े के बड़े हिस्से को बंदरगाहों में या फियोर्ड्स में छुपने के लिए मजबूर कर दिया। हिटलर को इस नाकाबंदी की पहले से उम्मीद थी। नाजियों ने यूरोप में कहर इसलिए भी बरपाया ताकि वे ऐसा व्यापार नेटवर्क बना सके जिसमें खाद्य और औद्योगिक उत्पादकों से उनकी हर चीज निचोड़ी जा सके, जबकि जर्मनी इसके बदले लगभग कुछ भी ना चुकाए। युद्ध के बढ़ने पर नाजियों ने जवाबी नाकाबंदी की, लेकिन ब्रिटेन के सहयोगी इस नाकाबंदी और स्वयं ब्रिटेन को समर्थन देने में सक्षम रहे। इस नाकाबंदी के कारण जो आर्थिक युद्ध शुरू हुआ वह द्वितीय विश्व युद्ध जितना ही लंबा चला, और इसे खास तौर पर इसलिए शुरू किया गया था ताकि जर्मनी को वह भोजन, खनिज, ईंधन, धातुएं और सामग्री न मिल सके जिनकी उसे अपनी युद्ध मशीन को चलाए रखने के लिए जरूरत थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक जर्मनी प्रभावित हुआ। उसकी आंतरिक परिवहन व्यवस्था, जो कभी यूरोप की ईर्ष्या का कारण थी, बमबारी और मरम्मत के लिए आवश्यक सामग्री की कमी के कारण बुरी तरह जर्जर हो चुकी थी। जर्मनी के उद्योग नाजियों की हथियार परियोजनाओं के साथ नहीं चल सके क्योंकि देश में सामग्री की भारी कमी थी। आर्थिक युद्ध से नाजी समस्या तुरंत हल नहीं हुई। इसके बजाय इसने नाजियों के पास जो भी संसाधन थे उन्हें धीरे धीरे कम कर दिया, जिससे उनकी युद्ध मशीन को चलाना मुश्किल हो गया और इससे मित्र देशों द्वारा जर्मनी पर किए गए हमले और भी अधिक प्रभावी हो गए। शायद आप यूक्रेन युद्ध में कुछ समानताएं देख रहे हैं। यूक्रेन ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य मित्र देशों जैसी प्रभावी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं बना सका। उसके पास इसके लिए जरूरी युद्धपोत नहीं है। यूक्रेन के पास सहयोगियों की पूरी फौज है जो रूस पर ऐसी सख्त पाबंदियां लगा रही है कि नाजी जर्मनी के खिलाफ छेड़े गए आर्थिक युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। पुतिन ने जब से यूक्रेन पर हमला शुरू किया है तब से उन सहयोगियों ने यूक्रेन के साथ मिलकर रूसी व्यक्तियों और संस्थाओं पर 23,960 प्रतिबंध लगाए हैं, जैसा कि Estel.ai रिपोर्ट करता है। आउटलेट के अनुसार कुल 26,655 प्रतिबंध रूस को आर्थिक
और औद्योगिक रूप से पंगु बनाने के लिए लगाए गए हैं। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की नाकाबंदी ने असर दिखाने में समय लिया था, वैसे ही इन प्रतिबंधों ने भी समय लिया, लेकिन ये असरदार है। 2025 के मध्य तक रूस को उन आधुनिक हथियारों के निर्माण में संघर्ष करना पड़ा जिनकी उसे यूक्रेन में जरूरत है। नवाचार में ठहराव रूस के लिए लंबे समय से एक समस्या रहा है, लेकिन आधुनिक घटकों और मशीनरी की आपूर्ति लाइनों को प्रतिबंधों द्वारा काट दिए जाने से यह और भी खराब हो गया है। स्थिति इतनी खराब है कि चैथम हाउस का कहना है कि रूसी सैन्य औद्योगिक तंत्र फिलहाल विकास की बजाय पतन की स्थिति में है। रूस को अपनी सैन्य उत्पादन की गति धीमी करनी पड़ रही है, अपने उत्पादों की गुणवत्ता में कमी स्वीकार करनी पड़ रही है, और जैसा कि हमने युद्ध के अधिकांश समय में देखा है, पुतिन की युद्ध मशीन को चलाए रखने के लिए सोवियत युग के पुराने हथियारों के भंडार पर निर्भर रहना पड़ रहा है। प्रतिबंधों की नाकाबंदी रूसी उद्योग को वैसे ही पंगु बना रही है जैसे 1940 के दशक में नौसैनिक नाकाबंदी ने नाजी जर्मनी को किया था। पुतिन की 2026 की कमजोर विजय दिवस परेड इसका सबसे अच्छा सबूत है। एक ऐसा आयोजन जिसे विडंबना यह है कि पूर्व सोवियत संघ की नाजी जर्मनी के खिलाफ जीत में भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता था, हाल के वर्षों में पुतिन द्वारा शक्ति प्रदर्शन की परेड में बदल दिया गया है। लेकिन अब 2026 में इस साल एक छोटी सी परेड के दौरान कोई टैंक या मिसाइल प्रदर्शित नहीं की गई, और यहाँ तक कि पुतिन भी ऐसे लग रहे थे जैसे वे इसमें शामिल होना नहीं चाहते थे। रूस ने दावा किया कि कोई हथियार प्रदर्शित नहीं किए गए क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन से खतरा था। ये झूठ नहीं था, पुतिन यूक्रेन के ड्रोन से डरे हुए हैं। लेकिन उस खतरे के पीछे एक और भी बड़ी समस्या छुपी है, और वह यह है कि रूस अपनी परेड के दौरान सैन्य उपकरण खोने से इतना डर गया था क्योंकि उसे पता है कि वह और अधिक उत्पादन करने के लिए संघर्ष कर रहा है। रूस अपनी कमजोरी छुपाना चाहता है, इसलिए पुराने टैंक और जर्जर मिसाइलें दिखाकर वह दुनिया को दिखाता है कि उसकी औद्योगिक हालत कितनी खराब है। यही हमें नाजी उद्योग के खिलाफ मित्र देशों की उस दूसरी रणनीति पर वापस लाता है जिसकी नकल अब यूक्रेन कर रहा है, युद्ध मशीन को चलाए रखने वाली सुविधाओं पर सीधे हमले। दूसरे विश्व युद्ध की ओर लौटते हुए दुश्मन के औद्योगिक स्थलों पर बमबारी करने की अवधारणा उस समय भी कोई क्रांतिकारी विचार नहीं थी। 20वीं सदी की पहली छमाही में युद्धक विमानों के आगमन से बमबारी अभियानों को ऐसे नए तरीकों से अंजाम देना संभव हुआ जो पहले असंभव थे। मित्र देशों की शुरुआती बमबारी उतनी सफल नहीं रही जितनी वे चाहते थे। वॉर हिस्ट्री ऑनलाइन के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में रॉयल एयरफोर्स ने जर्मन उद्योगों पर कई बार बमबारी की, लेकिन कम परिणाम मिले। युद्ध के कई सालों बाद तक बमबारी न तो सटीक थी और न ही इतनी जबरदस्त कि वह कोई असली फर्क ला सके। उदाहरण के लिए, जब यूके ने यू बोट्स पर उनके सबमरीन पेन में हमला किया तो रणनीतिक दृष्टिकोण से यह समझदारी भरा कदम लगता था। असल में इन हमलों का असर कम था क्योंकि नाजी यू बोट्स मजबूत कंक्रीट संरचनाओं में सुरक्षित रहती थी जो उन्हें बमों से बचाती थी। हालांकि चीजें तब बदल गई जब मित्र देशों ने यह सीखा कि हवाई शक्ति के सफल उपयोग के लिए सटीकता और लक्ष्यों का सही चयन सबसे महत्वपूर्ण है। मित्र देशों ने चरणबद्ध तरीका अपनाया। पहले लुफ्टवाफे पर बमबारी हुई जिससे जर्मनी की हवाई ताकत कम हो गई। आपको याद होगा कि युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन ने रूस की वायुसेना के खिलाफ सफलता हासिल की थी, जिससे पुतिन को अपने विमानों को मोर्चे से दूर रखने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद सड़कों, पुलों, रेलवे और अन्य लॉजिस्टिक ढांचे नष्ट किए गए, जैसा वेस्ट पॉइंट के मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट ने कहा। इससे सामग्री की आवाजाही रुक गई। 1941 में बमबारी ने पहले रोमानियाई तेल क्षेत्रों, फिर नाजियों को सहारा देने वाले परिवहन नेटवर्क को निशाना बनाया। यह अभियान समय के साथ विकसित हुआ, जैसा कि हमने यूक्रेन युद्ध में देखा है, और अंततः इससे मित्र देशों ने जर्मन उद्योग को नष्ट कर दिया और नाजियों को कब्जे वाले क्षेत्रों और खुद जर्मनी में युद्ध सामग्री ले जाने से रोक दिया। वेस्ट पॉइंट के मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट ने भी नाजियों के खिलाफ मित्र देशों के अभियान से वही समानताएं खींची हैं जैसी हमने खींची है। यूक्रेन का नया विजय सिद्धांत द्वितीय विश्व युद्ध की मित्र देशों की रणनीतिक बमबारी जैसा है। संस्थान के अनुसार मित्र देशों की बमबारी की जांच यूक्रेन के आज के हमलों और उनके सफल होने की संभावनाओं को समझने की रूपरेखा देती है। यूक्रेन युद्ध पर लौटे हुए हम फिर से देखते हैं कि यूक्रेन इसी रणनीति को अपना रहा है, हालांकि वह इसे एक अलग तरीके से कर रहा है। यूक्रेनी विमान रूस में नहीं उड़ रहे और न ही रूसी उद्योग पर जमीनी हमला हो रहा है। इसके बजाय यह डीप स्ट्राइक ड्रोन और लगातार सटीक वारों के मेल पर टिका है, जो प्रतिबंधों के दबाव के साथ मिलकर रूस के युद्धकालीन उद्योग को तोड़ रहा है।
इससे पहले कि हम इसमें और गहराई से जाएं, यही वजह है कि हम द मिलिट्री शो बनाते हैं, ताकि समझा सके कि कैसे मोर्चे से दूर होने वाली घटनाएं अक्सर युद्धों का फैसला कर सकती हैं। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी कोई वीडियो मिस न करें। तो अब बात करते हैं डीप स्ट्राइक्स की। हमने आपको पहले ही बताया था कि यूक्रेन ने मार्च महीने में एक ही महीने में सबसे ज्यादा लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। लेकिन जो वाकई में अहम है, और यही वजह भी है कि यूक्रेन की रणनीति जर्मनी के खिलाफ मित्र देशों द्वारा अपनाई गई रणनीति जैसी है, वो ये है कि ये स्ट्राइक्स किन तरह की सुविधाओं को निशाना बना रही है। 15 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार कीव इंडिपेंडेंट ने बताया कि यूक्रेन ने मार्च में 70 से अधिक रूसी औद्योगिक ठिकानों पर डीप स्ट्राइक्स की, जिनमें फैक्ट्रियां और तेल गैस साइट्स थीं। ये आंकड़ा यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिरस्की से आया है, जिन्होंने यूक्रेन के इन साइट्स पर ध्यान देने का कारण भी बताया। सिरस्की ने कहा कि दुश्मन की क्षमताएं घटाने के लिए हम रूसी क्षेत्र में सैन्य, रक्षा उद्योग और कब्जाधारियों की मदद करने वाली सुविधाओं पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मार्च में यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस के 76 सैन्य औद्योगिक ठिकाने जल गए। मार्च और अप्रैल में जिन ठिकानों पर हमला किया गया उनकी सूची इतनी विशाल है कि हम उसे यहाँ पूरी तरह से गिनवा नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे यूक्रेन का डीप स्ट्राइक जोन 2.5 गुना बढ़ गया है, जो अब 1750 किलोमीटर तक पहुंच गया है, यूक्रेन इसका पूरा फायदा उठा रहा है। पिछले कुछ महीनों की मुख्य घटनाओं में अप्रैल में चेल्याबिंस्क के शारगोल एयरबेस पर हमला शामिल है, जो यूक्रेन से 1700 किलोमीटर दूर है, और कई तेल रिफाइनरियों पर हमले शामिल हैं, जो 1400 से 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। उन रिफाइनरियों में सबसे प्रमुख तुआप्से थी। यूक्रेन ने रिफाइनरी और तेल टर्मिनल पर हमला किया। 1 मई से पहले के 16 दिनों में यूक्रेन ने तुआप्से पर 4 बार हमला किया। यह केंद्रित मारक क्षमता है। अब यूक्रेन छिटपुट हमलों पर ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि वो अपने लक्ष्य चुन रहा है और उन पर बार बार हमला कर रहा है, ताकि रूसी औद्योगिक सुविधाओं को जितना संभव हो सके लंबे समय तक बंद रखा जा सके और अधिकतम नुकसान पहुंचाया जा सके। मार्च के हमले भी रूस के सैन्य उद्योग पर ही केंद्रित थे। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के किरोव क्षेत्र के यूराल केम केसीके के रासायनिक संयंत्र पर करीब 1000 किमी दूर से सीधा हमला किया। उन्होंने उसी महीने रूस के समारा क्षेत्र में इसी दूरी पर एक और रासायनिक संयंत्र को ध्वस्त किया, साथ ही एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र को भी। रूसी तेल रिफाइनरी पर हमले जारी है और यूक्रेन ने लेनिनग्राद क्षेत्र में निर्माणाधीन रूसी आइस ब्रेकर जहाज पर भी हमला किया। इनमें से हर एक लक्ष्य और मार्च और अप्रैल के वे कई अन्य लक्ष्य जिनका हमने उल्लेख नहीं किया है, रूस के आक्रमण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यूक्रेन भी दुश्मन के औद्योगिक केंद्रों पर हमला कर रहा है, जैसे मित्र देशों ने नाजियों के खिलाफ किया था। जहां मित्र देशों ने बम वर्षक विमानों और जमीनी आक्रमणों का इस्तेमाल किया था, वहीं यूक्रेन एक नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है जो तेजी से विकसित हो रही है और यह सब संभव बना रही है। डीप स्ट्राइक ड्रोन 21वीं सदी के बमवर्षक है और रूस के भीतर अप्रत्याशित गहराई तक हमला कर रहे हैं। आंकड़े पूरी कहानी बयां करते हैं। मार्च 2025 में यूक्रेन के डीप स्ट्राइक का औसत दायरा रूस के अंदर 608 किलोमीटर था, जबकि एकल हमले की अधिकतम दूरी 1300 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। ये प्रभावशाली है और रूस को सतर्क करने के लिए काफी है, लेकिन 2026 में ये दायरे और बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड 24 मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 में यूक्रेन के डीप स्ट्राइक की औसत दूरी 727 किलोमीटर थी, जो अप्रैल में बढ़कर 977 किलोमीटर हुई। अप्रैल में यूक्रेन ने चेल्याबिंस्क पर भी हमला किया, जिसका हमने पहले जिक्र किया था और जो यूक्रेन की सीमाओं से लगभग 1700 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन अब लंबी दूरी के हमले तेज कर रहा है। मार्च अप्रैल 2025 में यूक्रेन ने 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 3 हमले किए। 2026 के वही 2 महीनों में यह संख्या 4 गुना बढ़कर 12 हो गई है। जब पुतिन ने यूक्रेन पर अपना आक्रमण शुरू किया था तो उन्होंने सोचा था कि रूस का अधिकांश हिस्सा सुरक्षित रहेगा। हाँ, सीमा क्षेत्रों पर हमला संभव था, खासकर जब यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो
और अटैकम्स जैसी पश्चिमी मिसाइलें मिलती जो लगभग 200 किलोमीटर तक जा सकती थी। रूस इतना बड़ा था कि उसे हराना असंभव था। यूक्रेन रूस के औद्योगिक केंद्रों पर हमला नहीं कर सकता था, इसलिए पुतिन उत्पादन और तेल से कमाई जारी रख सकते थे। समय कितना बदल गया है। पुतिन भी वही सवाल पूछते रहेंगे जो हम पूछ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है। जैसा यूनाइटेड 24 मीडिया बताता है, यूक्रेन के लिए पाबंदियां हटा दी गई हैं। घरेलू उत्पादन पर जोर से लंबी दूरी के हथियार बने हैं, जैसे फ्लेमिंगो ड्रोन, जो ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड है और 3000 किलोमीटर तक जा सकता है। इनके इस्तेमाल के लिए यूक्रेन को सहयोगियों की अनुमति नहीं चाहिए। ड्रोन और मिसाइल निर्माण में नवाचारों के साथ साथ उत्पादन में निवेश ने भी यूक्रेन को अपने हथियार इतने बड़े पैमाने पर बनाना शुरू करने में सक्षम बनाया है कि वो रूस पर बार बार बड़े पैमाने पर गहरे हमले कर सकता है। यह पुतिन के लिए कड़वी विडंबना है। वे देख रहे हैं कि यूक्रेनी ड्रोन से रूस का औद्योगिक उत्पादन बिखर रहा है, क्योंकि यूक्रेन का युद्ध केंद्रित उद्योग फल फूल रहा है। वेस्ट पॉइंट के मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट के अनुसार अब यूक्रेन अपनी डीप स्ट्राइक रणनीति पर इस हद तक निर्भर है, क्योंकि यह कीव की जीत की पूरी रणनीति का आधारभूत स्तंभ बन गया है। यह बताता है कि यूक्रेन में जमीन पर लड़ा जा रहा युद्ध आमतौर पर उस देश के पक्ष में जाता है जिसके पास संसाधनों का बड़ा भंडार होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो रूस। पुतिन ने इस बात पर दांव लगाया है कि रूस यूक्रेन की रक्षा पंक्तियों पर लगातार सैनिकों और हथियारों को झोंककर धीरे धीरे यूक्रेन में आगे बढ़ सकता है। इस बात को समझते हुए संस्थान कहता है कि यूक्रेन ने युद्ध के प्रति अपनी रणनीति बदल ली है और अब वह रूस के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके दो उद्देश्य हैं। पहला, रूस की तेल से होने वाली आय को कम करना और दूसरा, रूस की युद्ध करने की क्षमता को तोड़ना। अगर ये दोनों लक्ष्य हासिल हो जाए तो मोर्चे पर रूस की हथियारों और साजो सामान वाली बढ़त खत्म हो जाएगी। पुतिन के पास अब भी ज्यादा जनशक्ति है। 13.4 लाख से ज्यादा हताहत होने के बावजूद रूस के पास यूक्रेन से कहीं अधिक जनशक्ति है। हथियार और सैन्य साजो सामान बनाने की क्षमता खत्म कर यूक्रेन ने मोर्चे पर जनशक्ति को और असुरक्षित बना दिया है, जिसका असर दिखने लगा है। रूस ने मार्च और अप्रैल दोनों में लगभग 35,000 सैनिक खोए हैं और अप्रैल में भी रूस ने लगातार 5वें महीने अपने जितने सैनिक भर्ती किए उससे ज्यादा सैनिक खो दिए। यूक्रेन ने अतीत से सीखकर रणनीतिक ड्रोन अभियान शुरू किया, जिसमें वो कमजोर लक्ष्यों पर हमला करता है। तेल रिफाइनरियों पर हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनमें आग और विस्फोट का खतरा रहता है, जिससे ज्यादा नुकसान होता है। यूक्रेन ने सीखा है कि लगातार हमला जरूरी है। शक्तिशाली देश के उद्योगों को निशाना बनाकर चलाए गए अभियान तुरंत असर नहीं दिखाते, लेकिन सालों तक जारी रहने पर दुश्मन को पंगु बना सकते हैं। हमने ये नाजी जर्मनी में देखा था और अब हम इसे रूस में भी देखना शुरू कर रहे हैं। अब रूस उस युद्ध को पहले से कहीं ज्यादा महसूस कर रहा है जिसे पुतिन ने शुरू किया था, क्योंकि पुतिन और उनके लोग तेजी से ये समझ रहे हैं कि अब कोई सुरक्षित पिछला क्षेत्र नहीं बचा है। अब रूस के लगभग सभी अहम लक्ष्य यूक्रेन के ड्रोन की पहुंच में हैं। जहां तक यूक्रेन के अभियान के प्रभाव की बात है, हम पहले ही रूस के अंदर सैन्य औद्योगिक ढांचे के टूटने के संकेत देखना शुरू कर चुके हैं। 9 मई की विजय दिवस परेड का पिछली परेडों से साफ अंतर दिखाता है कि रूस अब यूक्रेन द्वारा अपने और अधिक हथियार नष्ट किए जाने के किसी भी संभावित जोखिम से बचना चाहता है। रूस में युद्धकालीन उद्योग अब लड़खड़ाने लगा है। प्रावदा ने अक्टूबर 2025 में रिपोर्ट किया कि रूस के सबसे बड़े टैंक निर्माता उर्लव गोंजावोद ने कुछ कर्मचारियों का रे सप्ताह घटाकर 4 दिन करने पर मजबूर हो गया है। ये इसलिए है क्योंकि उन्हें पूर्णकालिक काम पर बनाए रखने लायक ऑर्डर नहीं आ रहे, जो रूस की नकदी समस्या दर्शाता है। फोर्ब्स की 7 मई की रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब मिसाइलों की भारी कमी से जूझ रहा है, खासकर वायु रक्षा के मोर्चे पर, और वह यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बचाव के लिए पर्याप्त मिसाइलें नहीं बना पा रहा है। ये सर्वविदित है कि रूस ने पुतिन के आक्रमण के लिए सोवियत भंडार और विदेशी आपूर्तियों की बढ़ती संख्या पर निर्भर रहा है। अब ये सब खत्म हो रहा है और पुतिन देख रहे हैं कि जिन लोगों को उन्होंने नाजी कहा, वही उनके खिलाफ नाजी जर्मनी को कमजोर करने वाली रणनीति अपना रहे हैं। रूसी औद्योगिक क्षेत्र अब उतनी मजबूती से नहीं धड़क रहा है। यह दिल की विफलता की स्थिति में है और इसका दिल कभी भी बंद पड़ सकता है।
और पुतिन इस सब का जवाब कैसे दे रहे हैं? सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह ठीक वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे हिटलर ने अपने शासन के अंतिम हफ्तों और महीनों में किया था। जैसे ही पुतिन अपनी आंखों के सामने अपने देश को बिखरते हुए देख रहे हैं, वह इतने डरे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें सत्ता से हटा दिया जाएगा। इसलिए वह एक छुपने की जगह में जा छुपे हैं और बाहर नहीं आ रहे हैं। इन दिनों पुतिन ज्यादातर समय भूमिगत बंकरों में FSB और FSO एजेंट्स की सुरक्षा में रहते हैं, जो उन तक पहुंच नियंत्रित करते हैं। वह जो कुछ गिनी चुनी सार्वजनिक उपस्थिति देते हैं, जैसे रूस के विजय दिवस परेड में, वे बहुत संक्षिप्त होती है और उसके तुरंत बाद पुतिन फिर से भूमिगत चले जाते हैं। यह तो तब है जब मान लिया जाए कि पुतिन खुद ही बाहर आ रहे हैं, न कि यूक्रेन के दावे के अनुसार उनके पास मौजूद 3 बॉडी डबल्स में से किसी एक को भेज रहे हैं। जब पुतिन छिपते हैं, यूक्रेन रूसी युद्ध तंत्र को भीतर से पंगु बना रही रणनीति को और आगे बढ़ाता है। हमने देखा कि हिटलर के साथ इसका क्या अंजाम हुआ। अपने ही सिर में गोली मारकर नाजी नेता ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली जब उसका साम्राज्य उसके चारों ओर बिखर रहा था। पुतिन शायद खुद पर बंदूक तानने के लिए बहुत जिद्दी है, लेकिन बंकर में छिपकर सिर्फ देख सकते हैं कि यूक्रेन कैसे रूसी उद्योग को पंगु बना रहा है। ये उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसका मकसद यूक्रेनी क्षेत्र में घुसी आक्रमणकारी सेनाओं को नष्ट करना है। रूस की सेना की कमजोरी डोनबास में सबसे स्पष्ट दिखती है। वहां हम देख रहे हैं कि यूक्रेन के दूरगामी हमलों का असर वास्तविक समय में मोर्चे पर कैसे दिख रहा है, क्योंकि रूस का बड़ा वसंत हमला लड़खड़ा रहा है। क्षेत्रीय लाभ घट रहे हैं, हताहत बढ़ रहे हैं और पुतिन की रणनीति विफल साबित हो रही है। हमारा वीडियो देखें और रूस की डोनबास दुविधा जाने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि यूक्रेन की पुतिन के आक्रमण से निपटने की रणनीति का और विश्लेषण देख सके। धन्यवाद।